देर रात में जब घर में सब सो जाते हैं और चारों तरफ एकदम शांति होती है, तब अक्सर हमारे दिमाग में एक अलग ही एक शोर शुरू होता है। हाँ हाँ, वो एक सवाल जो बार बार घूमता रहता है। वही, अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। इसी को हम ओवर थिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचना कहते हैं। और जिन चीजों पर हम आज बात कर रहे हैं, उनके मुताबिक ये किसी को भी एक दिमागी जेल में बंद कर सकता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम इस ओवर थिंकिंग के जाल को समझेंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे और इससे बाहर निकलने के कुछ बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीकों पर बात करेंगे। आपने दिमागी जेल वाली बात बिल्कुल सही पकड़ी। और देखिए, दिलचस्प ये है कि इस जेल की चाबी भी हमारे ही पास होती है। अच्छा। हाँ, इसे सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी हालत बताया गया है जहां इंसान खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक आदत माना गया है। और आदतों को बदला जा सकता है। एकदम। और आज की हमारी बातचीत इसी पर होगी। पहले ये समझना कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता ही क्यों है, और फिर उन तरीकों पर गौर करना जिनसे इस लूप को तोड़ा जा सके। तो अगर ये एक आदत है, तो हर आदत के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ट्रिगर। तो इस ओवरथिंकिंग की जड़ क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सीधे मुद्दे की जड़ पर जाता है। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक शब्द में छिपी है: डर। डर? हाँ, भविष्य का डर, लोग क्या सोचेंगे उसका डर, अपने फैसलों के नतीजों का डर। यहाँ एक बहुत बड़ा, मतलब एक अजीब सा विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। कैसा विरोधाभास? हमारे दिमाग को लगता है कि अगर हम हर छोटी बड़ी बात पर घंटों सोचेंगे तो हम हालात पर ज्यादा कंट्रोल रख पाएंगे। उसे लगता है ज्यादा सोचना इज इक्वल टू ज्यादा कंट्रोल। हाँ, ये तो लगता है। जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। असल में होता ये है कि ओवरथिंकिंग इज इक्वल टू जीरो कंट्रोल। हम एक्शन लेने की ताकत खो देते हैं और सिर्फ ख्यालों में उलझे रह जाते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हम कंट्रोल पाने की कोशिश में ही अपना कंट्रोल खो देते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है इसी बात को समझाने के लिए वो रोहन का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। कहानी कुछ ऐसी है कि रोहन एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। अच्छा। उसके पास एक शानदार आइडिया था, काबिलियत थी और शुरू में बहुत जोश भी था। लेकिन फिर ओवर थिंकिंग का दौर शुरू हुआ। और वो दौर कैसा था? 3 महीने तक हर रोज उसके दिमाग में बस चलता रहता। अगर बिजनेस फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर सारा पैसा डूब गया तो। और नतीजा ये हुआ कि उसने वो बिजनेस कभी शुरू ही नहीं किया। ओह। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि असली नुकसान उन डरों के सच होने से नहीं हुआ। वो तो शायद कभी होते भी नहीं। असली नुकसान सिर्फ सोचते रहने से हुआ। हाँ, एक अच्छा मौका हाथ से चला गया। रोहन का उदाहरण एकदम सटीक तरीके से दिखाता है कि ओवरथिंकिंग असल में एक्शन, मतलब काम करने की जो क्षमता है, उसे कैसे पैरालाइज कर देती है, उसे पंगु बना देती है। ये दिमाग का एक जाल है। बिल्कुल, एक ऐसा जाल जहां हम समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि हम बस उस समस्या को अपने दिमाग में बार बार दोहरा रहे होते हैं। तो हम समाधान की तरफ नहीं, बल्कि चिंता के एक अंतहीन घेरे में घूमते रहते हैं। हाँ, और इसी दोहराव को यहाँ थॉट लूप या विचार का चक्र कहा गया है। थॉट लूप, ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई गाना दिमाग में अटक गया हो और बस वही बजता रहता है। बिल्कुल वैसा ही। तो सवाल यह है कि इस अटके हुए रिकॉर्ड को बदला कैसे जाए? मतलब क्या दिमाग को समझाया जा सकता है कि अब बस करो? इसके लिए कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और तरीके इतने आसान है कि कोई भी उन्हें अपना सकता है। पहला और सबसे मजेदार तरीका है 5 सेकंड का नियम। 5 सेकंड का नियम। हाँ, ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही असरदार। नियम सीधा है। जब भी दिमाग ओवरथिंक करने लगे, जब भी आप खुद को उस लूप में फंसा हुआ पाएं, तो बस 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। 5, 4, 3, 2, 1। और जैसे ही आप 1 पर पहुंचें, तुरंत कोई भी छोटा सा एक्शन लें, बिना एक पल भी सोचे। मतलब ये एक तरह का पैटर्न ब्रेक है। दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो। एकदम। जैसे अगर किसी को कॉल करने में झिझक हो रही है, तो बस 5, 4, 3, 2, 1 और कॉल बटन दबा दो। बिल्कुल सही। या अगर सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा और दिमाग बहाने बना रहा है, तो 5, 4, 3, 2, 1 और बस उठकर बैठ जाओ।
तो ये दिमाग को एक छोटा सा शॉक देती है। हाँ, ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को बायपास कर देती है जो तर्क वितर्क और बहाने बनाता है, और सीधे एक्शन वाले हिस्से को एक्टिवेट कर देती है। इससे वो थॉट लूप वहीं का वहीं टूट जाता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। पर क्या हो अगर वो विचार बहुत मजबूत हो, बार बार वापस आ रहा हो? क्या कोई और मनोवैज्ञानिक तरीका भी है? हाँ, और जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा और गहरा है। इसे कहते हैं अपनी चिंता को नाम देना। अपनी चिंता को नाम देना? हाँ, जब हम अपने अंदर चल रहे किसी विचार या चिंता को एक नाम दे देते हैं तो हम अनजाने में ही खुद को उस विचार से अलग कर लेते हैं। हम वो विचार नहीं रह जाते, बल्कि उस विचार को देखने वाले बन जाते हैं। मतलब कैसे, क्या करना होता है? जैसे उस पल में खुद से कहना, रुक, ये सिर्फ विचार है, ये हकीकत नहीं है, और फिर उस स्थिति को एक नाम दे देना। नाम देना? जैसे कि ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा खुद से बातें करना, अरे मेरा डर वाला मोड चालू हो गया है। शुरू में शायद अजीब लगे, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत शक्तिशाली है। इसे डिफ्यूजन कहते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, अच्छा तो मेरा डाउट मोड चालू हो गया है, या ठीक है ये मेरा फियर मोड है, या बस ओवरथिंकिंग मोड ऑन है। हाँ। ऐसा करने से उस विचार की ताकत कम हो जाती है। वो एक भारी भरकम अनजानी चिंता नहीं रहती, बल्कि एक जानी पहचानी आदत बन जाती है जिसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ये तो ऐसा जैसे किसी डरावनी परछाई पर टॉर्च की रोशनी डालना। बिल्कुल, उसका असली रूप सामने आ जाता है। समझ गया। मतलब ये चिंता को हमसे अलग कर देता है, जैसे वो कोई बाहरी चीज हो, हमारी पहचान का हिस्सा नहीं। इसी से जुड़ा हुआ एक और तरीका भी है जो दिमाग से बोझ हटाने का काम करता है। जहां तक मुझे याद है वो लिखने से जुड़ा है। हाँ, उसे 2 मिनट का नियम कहा गया है। ये भी बहुत सरल और प्रभावी है। बताइए उसके बारे में। अगर कोई एक बात आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो एक कागज और पेन लें और बस 2 मिनट के लिए जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसे लिख दें। बिना सोचे, बिना जज किए? हाँ, बस दिमाग खाली कर दें। एक रिसर्च का जिक्र है जो कहती है कि ऐसा करने से दिमाग 70% तक शांत हो सकता है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। पर ऐसा होता क्यों है? लिखने से ऐसा क्या जादू हो जाता है? इसका कारण ये है कि वो बोझ जो अब तक आपके दिमाग के अंदर एक बंद कमरे में घूम रहा था, अब वो बाहर कागज पर आ गया है। दिमाग को लगता है कि उसने अपनी बात कह दी है और अब उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी को इंटरव्यू का डर है, हाँ, तो वो लिख सकता है, मुझे डर लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, मैं घबरा रहा हूँ, और फिर आगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करूंगा और बाकी जो होगा वो भविष्य के हाथ में है। बस इतना लिखने भर से दिमाग को एक दिशा मिल जाती है और वो शांत हो जाता है। बिल्कुल, जैसे अपने दिमाग का बोझ उठाकर कागज पर रख दिया। ये तकनीकें तो बहुत अच्छी हैं उस पल को संभालने के लिए, लेकिन मुझे लगता है इन सोर्सेज में एक और बड़ी बात पर जोर दिया गया है, वो चीज जो इस पूरी आदत को जड़ से खत्म कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, और उसी को ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। और वो है एक्शन, यानी काम करना। विचार ये है कि जब कोई इंसान कुछ करना शुरू कर देता है तो दिमाग का फोकस अपने आप सोचने से हटकर करने पर चला जाता है। दिमाग एक साथ दो नावों पर सवार नहीं हो सकता। सही कहा। या तो वो कल्पना की दुनिया में रह सकता है या फिर वो हकीकत में काम कर सकता है। एक बहुत अच्छी लाइन है जो इस पूरी बात का सार है। एक छोटा सा एक्शन बड़े बड़े विचारों से हमेशा बड़ा होता है। ये बात मुझे बहुत सही लगी। जब हम तैरने से डर रहे होते हैं तो दिमाग में 100 तरह के ख्याल आते हैं। हाँ, लेकिन जब हम पानी में उतर जाते हैं तो दिमाग सिर्फ तैरने पर फोकस करता है, डरने पर नहीं। तो एक्शन इतना प्रभावी क्यों है? मतलब मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या होता है? एक्शन इसलिए इतना प्रभावी है क्योंकि ये थॉट लूप को तोड़ने का सबसे पक्का और ठोस तरीका है। जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग एक काल्पनिक भविष्य में होता है जहां सब कुछ गलत हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम एक छोटा सा भी कदम उठाते हैं, हम उस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर वर्तमान की हकीकत में आ जाते हैं। एक्शन दिमाग को एक नया काम देता है। इससे दिमाग की ऊर्जा चिंता करने से हटकर काम करने में लग जाती है। बिल्कुल सही। और इसे समझाने के लिए वो नेहा की कहानी है जो इस बात का एक सटीक उदाहरण है। हाँ, बताइए। नेहा हर दिन जिम जाने का सोचती थी, लेकिन उसका ओवरथिंकिंग वाला दिमाग उससे रोक लेता था। वो सोचती, लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मैं कितनी अनफिट लगूंगी, मुझे तो मशीनें इस्तेमाल करनी भी नहीं आती। हाँ, ये सब। और ये विचार इतने हावी हो गए थे कि वो कभी जा ही नहीं पाई। और फिर उसने क्या किया? एक दिन उसने कुछ अलग किया। उसने जिम जाने, वर्कआउट करने या लोगों के बारे में नहीं सोचा। उसने बस एक छोटा सा काम किया।
क्या? उठकर अपने जिम जाने वाले जूते पहन लिए, बस इतना ही। और फिर? और इसके 5 मिनट बाद वो जिम में थी, क्योंकि उस एक छोटे से एक्शन ने, सिर्फ जूते पहनने के काम ने, उसके दिमाग में चल रहे ओवरथिंकिंग के पूरे पहाड़ को गिरा दिया। सोचे, सिर्फ जूते पहन लेना कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसने सोच के एक पूरे पहाड़ को गिरा दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बदलाव के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सबसे छोटा कदम ही सबसे बड़ा होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बात मैं समझ पाया हूं वो बहुत साफ है। ओवरथिंकिंग हमारी पहचान नहीं है, ये कोई टैलेंट नहीं है। ये सिर्फ एक दिमागी आदत है। हाँ, और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। आज की बातचीत से 3 मुख्य रणनीतियां सामने आई। पहला, 5 सेकंड के नियम से एक्शन को प्राथमिकता देना। दूसरा, थॉट लूप को नाम देकर या लिखकर उसकी ताकत कम करना। और तीसरा, और सबसे जरूरी, कल्पना की दुनिया से निकलकर एक्शन की दुनिया पर भरोसा करना, क्योंकि एक छोटा सा एक्शन भी ख्यालों के बड़े बड़े महलों को गिरा सकता है। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। अगर ये सच है कि एक्शन ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, हाँ, और एक छोटा सा एक्शन भी बड़े बड़े विचारों के पहाड़ को गिरा सकता है, तो ये सोचने वाली बात है कि किसी के जीवन का वो सबसे छोटा अगला एक्शन क्या हो सकता है, जो उसके सबसे बड़े और सबसे पुराने थॉट लूप को हमेशा के लिए तोड़ दे।